छावा क्या मूवी है यार। तब छत्रपति संभाजी महाराज जैसे मुगलों को फोड़ रहे थे। अब वैसे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में एक के बाद एक मूवी का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, जो कि अच्छी बात है। पर भाई जो लोग संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो लोग संभाजी महाराज के बारे में नहीं जानते उनके मन में ये सवाल जरूर उठ सकता है कि संभाजी महाराज इंग्लिश कैसे बोल रहे थे, मेकर्स उनका बचपन को बार बार क्यों दिखा रहे थे, और ये सोयराबाई कौन थे, क्यों संभाजी महाराज को इतना नफरत कर रहे थे। भाई ऐसा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है, क्योंकि इसमें छत्रपति संभाजी महाराज के पूरी स्टोरी दिखाई नहीं है। बहुत सारी चीजों का बस हिंट देकर ऑडियंस के ऊपर छोड़कर बस उनका मेन इवेंट सब दिखाई है। तो भाई उन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि इसमें क्या नहीं दिखाए, क्या सही दिखाए, और ये मूवी हम सब के लिए क्यों जरूरी था। तो चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं पहले छत्रपति संभाजी महाराज के बचपन के संघर्ष से। अब भले ही उनका बचपन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन उन्हें छोटी उम्र से ही कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इमोशनली भी और फिजिकली भी। जब संभाजी महाराज सिर्फ 2-3 साल के थे तभी उनकी माँ साईबाई के स्वर्गवास हो गया, जो उनका बचपन के लिए एक सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि होश संभालने से पहले ही उन्हें माँ का प्यार और इमोशनल सपोर्ट कभी भी मिल नहीं सका। लेकिन तभी से उनकी परवरिश उनकी नानी जीजाबाई ने की, जो कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं दी। पर भाई चाहे कुछ भी हो, एक माँ का महत्व अलग ही होता है। फिर इसके बाद जब वो अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब के बुलाने पर दिल्ली गए थे, तो तब सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्हें कैद कर लिया गया था। और वहाँ से जब वो भाग निकले तो वो अपने पापा के साथ नहीं, तब भी अपने पापा से अलग होकर भागना पड़ा था ताकि वो पकड़े ना जाए। और उनका पिताजी ना होते टाइम राज दरबार में भी उन्हें बचपन से ही नफरतों का सामना करना पड़ रहा था। मतलब काफी संघर्ष और कठिनाइयों से भरा इनका बचपन था, लेकिन उन सब के बारे में ज्यादा विस्तार से इसमें नहीं दिखाया गया। बस वो बचपन का सपना, बुरहानपुर के हमला के टाइम एक और कुछ डायलॉग में उनका रेफरेंस देकर इस चैप्टर को यहाँ खत्म कर दिया। तो जी हाँ भाई, ये सब उनके माताजी के ही रेफरेंस था, क्योंकि माँ का प्यार क्या होता है ये समझने से पहले ही उनका साथ छूट गया। इसलिए हर बार देखना, जब भी संभाजी महाराज भावुक हो जाते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, तो उनका बचपन वाली सपना दिखाया जाता है, जहाँ वो उतने से ही दिख रहे हैं जिस उम्र में वो अपना माताजी को खो दिए थे। फिर आगे ये सीन में जब वो एक बच्चा को उसके माँ से दूर होते हुए देखते हैं, तो युद्ध से ध्यान हटाकर पहले वो इसे उसके माँ के पास पहुंचाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र में माँ से दूर होने के दुख क्या होता है। और आगे भी कुछ डायलॉग में बस उनका माताजी के जिक्र किया है या रेफरेंस दिया है, लेकिन विस्तार से उनके ऊपर चर्चा नहीं किया। पर भाई ये कुछ रेफरेंस को भी पकड़ पाए तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। जितना भी 3-4 ये बचपन का सीन दिखाया है, देखना हर बार पहले वो अपने आई साहिब या के माताजी को ही बुलाती है, लेकिन हर बार जवाब देते हैं उनका आबा साहिब या के उनका पिताजी, जो दर्शा रहा था कि आई साहिब उनका कॉन्शियस क्या सबकॉन्शियस माइंड में भी नहीं है, इसलिए सपने में भी आवा साहिब ही जवाब देती है। पर लास्ट टाइम वो शहीद होने के बाद जब पुकारते हैं कि आई साहिब, देखना उनका आवा साहिब नहीं, आई साहिब ही जवाब देती है, क्योंकि तब यादों की दुनिया से परे वो उसी दुनिया में पहुंच गए थे जहाँ उनका आई साहिब भी थे। भाई जितने बार भी देखो ये सीन में गूज़बम्प्स गारंटीड है। क्या आपने इसे नोटिस कर लिया था? इसके बाद सोयराबाई के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं दी, जिस वजह से कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये थी कौन। तो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले धर्मपत्नी तो शाहीबाई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक नहीं कई और शादियां भी की थी, क्योंकि उस समय साम्राज्य विस्तार के लिए राजनीतिक विवाह एक आम बात थी। तो ये सोयराबाई जो है ये शिवाजी महाराज के दूसरी धर्मपत्नी थी, मतलब संभाजी महाराज के सौतेली माँ, जो संभाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उनके खिलाफ शिवाजी महाराज के कान भर के राजनीतिक चाल चल के उन्हें पुरंदर किले में नजरबंद भी कर दिए थे। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत हुआ तब भी वो उनका बड़ा बेटा को शिवाजी महाराज के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं बुलाए। भाई वो उनका देहांत की खबर ही उन तक पहुंचने नहीं दिए। शायद 10-15 दिन बाद संभाजी महाराज को ये खबर मिला था कि छत्रपति अब नहीं रहे, और ये सब वो इसलिए किए क्योंकि पहले से ही सोयराबाई चाहते थे कि स्वराज्य का छत्रपति संभाजी महाराज नहीं उनके बेटे राजाराम बने। अब वो उन्हें ये नफरत करने का रीजन के बारे में तो थोड़ा बहुत इसमें दिखाए है, लेकिन वो कौन थे? संभाजी महाराज को जान से मारने की कोशिश करने से भी पहले उन्होंने कैसे संभाजी महाराज के लिए राजनीतिक साजिश या षड्यंत्र रचे थे, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए थे, उसके बारे में इसमें नहीं दिखाया गया। लेकिन इसे लेकर भी एक छोटा सा रेफरेंस दिया गया है। अब ध्यान दोगे तो राज्याभिषेक से पहले देखना सिंहासन के पास हमें शिवाजी महाराज के पगड़ी और जूतों को दिखाया गया है, क्योंकि अंतिम समय में वो अपने पिता को देख नहीं सके और ना ही उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। इसलिए संभाजी महाराज के लिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का प्रतीक था। अब आगे छत्रपति संभाजी महाराज को एक अंग्रेज के सामने इंग्लिश
बोलते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन वो ये इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है। असल में ये युद्ध नीति और राजनीति को साइड में रख दे तो भी संभाजी महाराज एक बहुत बड़ा विद्वान भी थे। उन्होंने 12 से 14 और 14 से 17 साल की उम्र में कदम रखते रखते 2 ग्रंथ लिख चुके थे और संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की और कन्नड़ के साथ कुछ और को मिला के वो 13 भाषाएं भी बोल सकते थे, जिसके बारे में इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, लेकिन हाँ इस एक रेफरेंस में ही उस चैप्टर को भी क्लोज कर दिया। लेकिन भाई ओवरऑल इसमें जो कुछ भी दिखाया गया वो सब हिस्ट्री के हिसाब से एकदम सही था। बाकी फिल्मों की तरह क्रिएटिव लिबर्टी लेके इसका कहानी या कैरेक्टर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया। जैसे कि कवि कलश वो संभाजी महाराज के बहुत क्लोज फ्रेंड थे, आखिरी समय में भी वो उनके साथ ही थे और चंदोगमत्या नाम भी उन्हें संभाजी महाराज ही दिए थे। तो मूवी के अंदर भी हमें वही देखने मिलता है। फिर हंबीराव मोहिते जो रिश्ते में तो सोयराबाई के भाई थे और मराठा साम्राज्य के एक महान सेनापति, लेकिन वो सोयराबाई के नहीं संभाजी महाराज के साथ देकर शहीद हुए थे, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है। फिर बहिर्जी नायक जो रूप बदलने में और गुप्त तरीके से दुश्मनों के इलाकों में घुसने में माहिर थे, या कहीं दुश्मनों की जानकारी जुटाने में बहुत माहिर थे, इसीलिए ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद जासूसों में से एक थे। उनका काम था दुश्मन की सेना, किले और युद्ध रणनीतियों की गुप्त जानकारी इकट्ठा करना। गुरिल्ला वॉरफेयर के समय भी सबसे पहले यही काम आते थे। वो दुश्मनों के पास जाते थे और सेना की संख्या, उनके हथियार और भोजन भंडार से लेकर उनके अटैक प्लान के जानकारी तक पहले से ही जुटा लेते थे, जिसे ध्यान में रखकर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाया जाता था और चुपके से उनके ऊपर अटैक किया जाता था। मतलब वो इन्हीं के जैसे जासूसों की वजह से ही हमेशा दुश्मनों से एक कदम आगे रहते थे। तो समझ सकते हो बहिर्जी नायक सिर्फ एक नॉर्मल से जासूस नहीं बल्कि मराठा सेना की एक सबसे बड़ी ताकत भी थे। तो इसमें भी उन्हें वैसे कई बार रूप बदल करा के जानकारी देते हुए देख सकते हैं। अच्छा वैसे तो गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में सब जानते ही होंगे, फिर भी अगर किसी ने मिस कर दिया हो तो भाई उनके जानकारी के लिए शॉर्ट में बता दे। गुरिल्ला युद्ध वो होता है जिसमें कोई एक आर्मी सामने से नहीं टुकड़ों में बंटकर अलग अलग जगहों से एक साथ अटैक करती है। अटैक के लिए जंगल, पहाड़ या एक ऐसे जगह को चुना जाता है जहाँ से चुपके से अचानक से अटैक किया जाता है, जिससे दुश्मन को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और वो अटैक करके मार के चले भी जाती है, लेकिन इन्हें पता नहीं चलता। ठीक वो केजीएफ के गरुड़ा के जैसे जो आज भी नरक में सोच रहा होगा कि मुझे मारा किसने होगा यार। लेकिन ये अटैक स्ट्रेटेजी सिर्फ तभी अपनाया जाता है जब किसी आर्मी के पास संसाधन, हथियार या सेना की संख्या अपनी दुश्मन से कम हो, लेकिन फिर भी वो दुश्मन के सामने झुकना नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। और आप सबको तो पता है तब मराठाओं के पास सिर्फ 20-25 हजार के सेना थे, तो सामने औरंगजेब के 8 लाख के सेना, तो ये क्या करते? इसलिए वो ये गुरिल्ला युद्ध की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, जिसके बारे में इसमें विस्तार से बताया तो नहीं है लेकिन अच्छे से दिखाया, आपने भी देखा होगा। फिर विश्वासघाती गणोजी सिरके, जी हाँ भाई संभाजी महाराज के साला नहीं उन्हें पकड़वा दिया था जब संगमेश्वर में संभाजी महाराज ठहरे हुए थे। तो गणोजी सिरके ही मुगलों को इनका लोकेशन के साथ ये भी बता दिए थे कि वो बहुत कम सेना के साथ संगमेश्वर में ठहरे हुए हैं। तो ऐसे ही अपने ही धोखे देने की वजह से ही वो पकड़े गए थे। और क्लाइमैक्स का तो क्या ही बताए भाई, रियल में भी जब संभाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब ने पकड़ लिया तो वो उन्हें 3 चीज मांगा था। एक तो अपना धर्म बदल दो, दूसरा मराठा सेना का पूरा राज बता दो और तीसरा मराठाओं के सारे किले और खजाना मुगलों को सौंप दो। लेकिन संभाजी महाराज जब उसका हर मांग को इनकार कर दिए, उल्टा भरी सभा में उसका बेइज्जती कर दिए, तो भाई औरंगजेब ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया। पहले नाखून उखाड़ दिया, फिर चमड़ी उधेड़ दिया, आंखें फोड़ दिया, जीभ काट दिया और ऐसे 40 दिन तक उन्हें टॉर्चर करता रहा। लेकिन इतना टॉर्चर सहने के बाद भी वो हार नहीं माने और औरंगजेब के सामने झुकने से इनकार कर दिए। मतलब वो उनका आखिरी सांस तक संभाजी महाराज के मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाया। और उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी सब कुछ वैसा ही दिखाया है, बस वो 3 चीज में से एक के बारे में औरंगजेब नहीं पूछता। धर्म बदलने के बारे में बोलता है, स्वराज्य क्या है भी पूछता है, लेकिन किले और खजाने के बारे में वो नहीं पूछता। और पहले जो हम चर्चा कर चुके हैं इनके माताजी के बारे में, सोयराबाई के बारे में और शिक्षा, अध्ययन, स्टडी, एजुकेशन जो भी कहे उन सब के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, बस रेफरेंस देकर छोड़ दिया, इतना ही है। बाकी सब सही है, तभी तो ये बॉक्स ऑफिस में मचा रहा है भाई। सच में मेकर्स के विजन और विकी कौशल के डेडिकेशन को मानना पड़ेगा। पहले ये पारा एसएफ बन गए, फिर स्वतंत्रता सेनानी बन गए, उसके बाद फिर से मिलिट्री में आकर फील्ड मार्शल बन गए और अब छत्रपति संभाजी महाराज। भाई इन्हें किसी भी कैरेक्टर में डालो ये ढल जाते हैं। और अब तो चिरंजीवी परशुराम जी के रोल में भी ये दिखने वाले हैं। पर चलो उसका तो शूटिंग भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, विकी कौशल लव एंड वॉर में लगे हुए हैं, इसलिए उसके बारे में वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इस छावा मूवी का देखा जाए तो भाई सोचो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन कितना कठिनाइयों से भरा था। बचपन में उनका माताजी से बिछड़ने से लेकर 9 साल की उम्र में औरंगजेब के पास नजरबंद रहना, फिर वहां से अकेला भागना, वापस आकर दरबार में सौतेली माँ के कूटनीति झेलना और आखिर में छत्रपति बन गए तो भी सिंहासन में राजा की तरह बैठ के शासन करने की जगह अपने सेनाओं के साथ मिलकर 9 साल तक औरंगजेब की सेना से युद्ध करना।
फिर अपने ही लोग जब धोखा दे दिए तो पकड़े जाना, 40 दिन तक औरंगजेब के टॉर्चर को हंसते हुए सहना, फिर भी आखिरी सांस तक अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए उसे कुछ भी नहीं बताना। भाई इतिहास में भी शायद कभी किसी ने भी इतना नहीं झेला होगा जितना कि छत्रपति संभाजी महाराज झेले थे। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा, पर थैंक्स टू मैड डॉग फिल्म्स जिन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई, तो अब इस फिल्म के जरिए ही सही जिन लोगों को पता नहीं था उन्हें भी इनके बारे में पता चल जाएगा। तो भाई जिन लोगों ने भी अभी तक ये फिल्म नहीं देखा उन्हें दिखाओ और बताओ कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे और कैसा थे। ये जरूरी है क्योंकि कुछ लोग इनका इमेज बिगाड़ने के लिए भी लगे हुए हैं। हम विकिपीडिया की बात कर रहे हैं। खैर तो भाई ये था छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी और उनके मूवी को लेकर एक वीडियो। वैसे ये भी उनका पूरा कहानी नहीं था क्योंकि उन्होंने जितने युद्ध लड़े थे 100 से भी ज्यादा, जितना कारनामा किए थे उन सब के ऊपर चर्चा किया जाए तो मूवी में ट्रायलॉजी बनाने में भी और वीडियो की तो बात ही छोड़ दो, खत्म कर नहीं पाएंगे। ये तो बस उन सब का कुछ हाईलाइट था। फिर भी जो भी था, जितना भी दिखाया था, हम उन सब के ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिए है। और अब इस वीडियो को ये एंड करने का समय आ गया है। तो भाई अब आपकी बारी, अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो। अगर आपने देख लिया है तो कैसा लगा ये मूवी कमेंट करके हमें जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।